वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है दिस्तागिल लिमिटेड। और इसमें डिफरेंट नॉन करंट एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स की implications हैं, जैसे आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है वो ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ दिस्तागिल लिमिटेड। पहली इन्फॉर्मेशन, DL purchased specialized vehicles for rupees 370 million on 1st July 2017. The vehicles have an estimated useful life of 10 years with residual value of rupees 30 million. The revalued amounts of the vehicle as at 31st December 2018 and 19 were determined at rupees 302 million and rupees 290 million respectively. There was no change in useful life or residual value. तो इसकी अकाउंटिंग पर IS 16 अप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन है, DL सेटअप a manufacturing plant in a remote area at a cost of rupees 280 million. The plant had a useful life of 8 years. The plant was purchased on 1st January 2018 and was available for use on 1st April 2018. तो डेप्रिसिएशन 1st अप्रैल से रिकग्नाइज करेंगे। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन 1st जून 2018। जो एक्चुअल यूज है वो बेशक बाद में है, जब अवेलेबल फॉर यूज होगा, that is relevant date. On 1st July 2018, DL received a government grant of rupees 120 million towards the cost of the plant. The sanction letter states that if DL ceases to use the plant in the remote area before 31st December 2021, DL would be required to repay the grant in full. So जो ग्रांट है वो रिलेट कर रही है एसेट के साथ। अब वैसे तो जो ग्रांट की रीपेमेंट की कंडीशंस हैं वो 2018 से 2021 तक, यानी बेसिकली अक्रॉस 4 इयर्स वर्क कर रही हैं। लेकिन ग्रांट को मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अप्लाई करें तो 8 इयर्स पर, क्योंकि एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, उसी बेसिस पे ग्रांट को भी रिकग्नाइज किया जाएगा। आल्दो ये कि बाद में ग्रांट वापस नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक ग्रांट को रिकग्नाइज ओवर 8 इयर्स ही करेंगे, ताकि डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट के साथ वो मैच करें। तो इस पर हमारा IS 20 अप्लाई होगा। थर्ड आइटम है, a warehouse was given on rent on 1st January 2018. Previously, the warehouse was in use of DL. On 1st January 2018, carrying value and remaining useful life of warehouse was rupees 80 million and 16 years respectively. Fair value of the warehouse on various dates are as follows. तो 1st जनवरी को इसको रेंटल अरेंजमेंट पर दिया है, तो इस दिन इसकी क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। पहले क्योंकि यूज में था तो वो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट हो रहा होगा और I 16 के मुताबिक डील हो रहा होगा। तो 1st जनवरी का भी हमें फेयर वैल्यू दी हुई है, इस दिन तक का इम्पैक्ट हम OCI में लेकर जाएंगे और बाद में ईयर एंड की फेयर वैल्यूज दी हुई हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अगर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर रहे होंगे तो गेन, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और थर्ड इंफॉर्मेशन को अगर हम बेस करें तो इस पर IS 40 अप्लाई होगा। अदर इन्फॉर्मेशन में पहली इन्फॉर्मेशन है कि DL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर अ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर विच रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज। तो हमें जो ऊपर व्हीकल्स दिए हैं उन पर तो रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई होगा। सेकंड पॉइंट है कि DL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जहां जहां इंपैक्ट आएगा उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। थर्ड है, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। यानी हम एसेट को नेट अमाउंट पर प्रेजेंट नहीं करेंगे और जो डेफर्ड ग्रांट का एक सेपरेट अकाउंट डेवलप करेंगे, जिसे हम करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो कर रहे होंगे, जितना उसका अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस होगा। फोर्थ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरीड एट फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यूज अवेलेबल भी हैं तो हम फेयर वैल्यू मॉडल को ही यूज करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, prepare relevant extracts from DL statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2019 and statement of financial position as on that date show comparative figure। तो 2019 के साथ कंपैरेटिव भी देना है, यानी 2018 की फिगर्स भी हमें इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। तो हमारा क्वेश्चन को करने का तरीकेकार ये होगा कि हम सबसे पहले फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे ताकि हम प्रॉफिट और लॉस
स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना सकें, और फिर वन बाय वन हर एसेट क्योंकि सेपरेट है तो हर जो पॉइंट हम पढ़ रहे होंगे उसका सेपरेट इम्पैक्ट हम अपने क्वेश्चन के ऊपर ले रहे होंगे। तो आंसर का फॉर्मेट डेवलप करते हैं। एंटिटी का नाम है दस्तगीर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के स्टेट्स बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, और क्योंकि हमें कंपैरेटिव भी प्रेजेंट करना है तो 2018 का डाटा भी साथ ही मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक सेक्शन प्रॉफिट और लॉस का बना लेते हैं और एक सेक्शन जो है वो हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का बना लेते हैं। इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019, इसमें भी हमारे पास कंपैरेटिव में 2018 का ईयर आ जाएगा, और हम इसमें जो हमारे पास क्योंकि मेनली तो नॉन करंट एसेट्स हैं, सबसे पहले उन्हीं को हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे। फिर अगर हम देखते हैं तो रिवैल्यूएशन क्योंकि राइज हो रही है, सो देयर इज़ डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो उसके लिए हम इक्विटी का सेक्शन भी डेवलप कर लेते हैं। और डेफर्ड ग्रांट जो है उसको शो सेपरेट करना है क्वेश्चन में पॉलिसी के मुताबिक, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ग्रांट को तो एटलीस्ट मेंशन करना पड़ेगा। सो ये बेसिक सा हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलेंगे और हर पार्ट को सेपरेटली कवर कर रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट को फोकस करते हैं कि डीएल परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर ₹370 मिलियन, और ये सिचुएशन 1 जुलाई 2017 की है। व्हीकल्स की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 30 मिलियन है। रिवैल्यूड अमाउंट जो है 2018 में 302 मिलियन और 19 में 290 मिलियन है, और रिवैल्यूएशन की वजह से कोई चेंज यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू में नहीं हुआ। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसमें डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम एक वर्किंग बना लेते हैं, और उस वर्किंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी बेस पर फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। तो व्हीकल की वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो एक वर्किंग हम डेवलप कर लेंगे। सबसे पहले हमने व्हीकल परचेज किए 1 जुलाई 2017 को, और जिनकी अमाउंट है 370 मिलियन। अब 2017 में हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमें 370 की कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 30 की है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स की है, और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 17। तो हमारे पास 31 दिसंबर 2017 को एसेट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज़ 353 मिलियन। अब हम 2018 की भी डेप्रिसिएशन रेकग्नाइज कर लेते हैं। इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, तो पिछले साल में 6 मंथ की 17 थी, तो इस बार जो है हमारी पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी दैट वुड बी 34 मिलियन। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नेट अमाउंट 319 मिलियन की बच जाती है, लेकिन ये अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन है। अब हमारे एसेट की क्योंकि 2018 के एंड पर रिवैल्यूएशन भी हुई है, तो रिवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन में हमें गिवन है, एंड दैट इज 302 मिलियन। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हम देखते हैं कि जो अमाउंट हमारी बनती है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, वैल्यू इसकी कम हो रही है, तो 17 का हमें लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसे हम रिवैल्यूएशन लॉस के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हम 2019 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब वैल्यू क्योंकि चेंज हो चुकी है लेकिन बाकी चीज़ें सेम हैं, तो सेम 302 की अमाउंट है हमारे पास, 30 की रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, और 1.5 ईयर गुजर चुका है 10 ईयर्स में से, तो 8.5 ईयर्स की बेस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वुड बी 32। तो हमारे पास बिफोर रिवैल्यूएशन जो वैल्यू अब एसेट की आ रही होगी वो होगी
270। अब इस साल में जब हमने रिवैल्यूएशन की तो हमारे पास एसेट की जो क्वेश्चन में हमें फेयर वैल्यू दी हुई है रिवैल्यूएशन अमाउंट वो 290 की है। तो वी कैन क्लियरली सी कि 270 से 290 तक 20 का गेन आ रहा है। लेकिन इस एसेट पर हमने कुछ जो है लॉस, प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी रिकॉर्ड किया हुआ है 17 का। लेकिन वो सारे का सारा लॉस रिवर्स नहीं हो सकता, उसमें से कुछ लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिवर्स होगा। कितना रिवर्स होगा? अब 17 में से एक डिफरेंस तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि उस लॉस की वजह से 32 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। हालांकि अगर वो लॉस ना होता तो एनुअली 34 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती, तो 2 का डिफरेंस पड़ेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो हमें 15 का इम्पैक्ट लेना चाहिए जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिवर्सल होगा। एक अल्टरनेटिव वे इसका ये भी है कि हम कहते हैं कि हमने जो रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया था उसको अगर 8.5 ईयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो माइनस कर देते हैं। तो 17 में से 17 का 8.5 ईयर्स पे से 1 ईयर का इम्पैक्ट निकाल देते हैं। दैट वुड बी वंस अगेन 2, 17 माइनस 2 वुड बी 15। अब टोटल गेन तो हमारा 20 का है, तो इसका मतलब है कि 5 की अमाउंट और भी है एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये हम रिवैल्यूएशन गेन के तौर पर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। सो व्हीकल की ये जो सारी अकाउंटिंग हमने इनकॉर्पोरेट की, इसके बाद हमने उसके जो है एक्सट्रैक्ट्स बनाने। और सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट ले लेते हैं। तो 2018 में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 34, और 2019 में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 32। तो सबसे पहले इनको नोट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल बेस्ड ऑन वर्किंग वन, 2019 में 32, 2018 में 34। नेक्स्ट हमारी जो रेलिवेंट अमाउंट है वो है रिवैल्यूएशन का लॉस। तो 17 का लॉस हमारा अराइज हुआ था इन बेसिकली 2018 के एंड पर। तो इस लॉस को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि 2019 में 15 का लॉस रिवर्स हो गया था। तो रिवर्सल ऑफ लॉस को आप रिवैल्यूएशन गेन कह सकते हैं यहाँ पे, जो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा 15 से। देन 5 का गेन जो है हमारा वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में भी रिकॉर्ड होना है। तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑन व्हीकल रिकॉर्ड कर देंगे। 2019 में ये राइज हुआ है, लास्ट ईयर कोई ऐसी फिगर नहीं थी। अब अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो जो हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड किया है 5 का वो इक्विटी के अंदर भी प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स में हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर व्हीकल्स को प्रेजेंट करेंगे। तो दैट अमाउंट वुड बी 302 फॉर 2018 एंड 290 फॉर 2019। तो हमारी जो फर्स्ट पार्ट था उससे रिलेटेड वर्किंग भी कंप्लीट हो गई और उससे रिलेटेड हमारे एक्सट्रैक्ट्स भी डेवलप हो गए। तो अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of rupees 280 million. The plant had a useful life of 8 years. The plant was purchased on 1st January 2018 and was available for use on 1st April 2018. सो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए जो हमारी रेलिवेंट डेट है वो 1 अप्रैल 2018 है। बाद में ये बताया हुआ है कि कमर्शियल प्रोडक्शन 1 जून को स्टार्ट हुई, तो एक्चुअल यूज़ कब शुरू हुआ वो रेलिवेंट नहीं होता। डेप्रिसिएशन तब से कमेंस कर दी जाती है जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो। फिर हमें ग्रांट रिसीव हुई 1 जुलाई 2018 को, जो कि एसेट के अवेलेबल फॉर यूज़ होने के बाद हुई। लेकिन ग्रांट की अमोर्टाइजेशन उसी टाइम से शुरू हो जाएगी जब हमने उससे रिलेटेड एसेट को रिकग्नाइज करके उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि ग्रांट को इनकम बनाना होता है इस तरीके से कि वो मैच करे with the related expense on the asset.
So DL received a government grant of rupees 120 million towards the cost of the plant. Sanction letter state that DL ceases to use the plant in the remote area before 31st December 21. DL would be required to repay the grant in full. तो आपको 4 साल तक जो है इस बात का कह लें कि डाउट है कि शायद रीपेमेंट ऑफ ग्रांट करनी पड़े, उसके बाद नहीं है, बट स्टिल जो डेप्रिसिएशन एंड ग्रांट की अमोर्टाइजेशन टू प्रॉफिट और लॉस होगी वो ओवर 8 ईयर्स ही रिकग्नाइज होगी, बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। रीपेमेंट के टाइम को या कंडीशंस के अदर देन दैट टाइम को नहीं देखा जाता। अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो उसको एसेट की, और डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिशिएशन के साथ उसको हमने मैच करना है। सो इसको अब इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक वर्किंग इसकी डेवलप कर लेते हैं। सो प्लांट और गवर्नमेंट ग्रांट हम रिकॉर्ड करेंगे, साथ के साथ इनिशियली जो हमारे पास प्लांट रिकग्नाइज होगा ऑन 1 अप्रैल 2018, तो प्लांट 280 मिलियन का है और ग्रांट हमें 120 मिलियन की रिसीव हुई है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 2018 में वो 9 मंथ्स की बनती है, एंड दैट वुड बी 26.25 मिलियन। सेम हमें जो ग्रांट को भी इनकम बनाना है, और ग्रांट को भी फिर उसी तरह ओवर 8 ईयर्स ओवर 9 मंथ्स हम इनकम बनाएंगे, तो दैट वुड बी 11.25। तो हमारे पास एट 31 दिसंबर 2018 प्लांट की वैल्यू आ जाती है 253.75 और ग्रांट की वैल्यू 108.75 आ जाती है, जिसको हम करंट एंड नॉन करंट में क्लासीफाई कर देंगे। बट हमें 2019 का भी डाटा ले लेना चाहिए। तो 2019 में हमारी जो डेप्रिसिएशन होगी, अब हमें 9 मंथ्स नहीं लेने की ज़रूरत, बाकी स्ट्रेट लाइन क्योंकि जिस तरह से लाइफ दी हुई है तो वो यूज़ कर लेंगे हम। तो ओवर 8 ईयर्स अगर हम रिकग्नाइज करते हैं तो दैट वुड बी 35 मिलियन। इसी तरीके से जो ग्रांट इनकम है उसको भी हमें ओवर 8 ईयर्स रिकग्नाइज करना होगा, एंड दैट वुड बी 15 मिलियन। सो हमारे पास 31 दिसंबर 2019 जबकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं फॉर प्लांट 218.75 और फॉर ग्रांट जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है 93.75। लेकिन ग्रांट को वंस अगेन क्योंकि हमने करंट और नॉन करंट के तौर पे आइडेंटिफाई करना है, तो नेक्स्ट 1 ईयर की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं जो करंट लाइबिलिटी के तौर पे प्रेजेंट होगी, दैट वुड बी 15, और जो बाकी अमाउंट होगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे प्रेजेंट हो रही होगी 78.75। तो हमारी जब ये वर्किंग कंप्लीट हो गई है तो इससे रिलेटेड अब हमने जो है एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन 26.25 एंड 35 की है। नेक्स्ट हमें ग्रांट इनकम को भी रिकग्नाइज करना है जो प्लांट से रिलेटेड है, दैट इज 11.25 एंड 15। इसके बाद हमें बेसिकली जो अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर जो है प्लांट को भी रिफ्लेक्ट करना है, तो प्लांट की वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देते हैं। टू 2018 में 253.75 एंड 2019 में 218.75। नेक्स्ट हमारे पास ग्रांट का बैलेंस है, तो 108.75 टोटल बैलेंस है, जिसमें से 15 करंट और 93.75 नॉन करंट शो होगी 2018 में, और 19 में ये हम करंट और नॉन करंट अलग अलग कर देंगे 15 और 78, टोटल इसका 93.75 ही बन रहा होगा। यानी टोटल लाइबिलिटी हमारी 2018 में 108.75 है और 2019 में 93.75 है, और दोनों सालों में एक नेक्स्ट 1 ईयर से रिलेटेड अमाउंट 15 है और बाकी अमाउंट नॉन करंट के तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इसको हम अपनी लाइबिलिटीज़ में शो कर देंगे।
तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारी जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी वो होगी 15 की, और जो बाकी अमाउंट है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो वेयर हाउस जो है वो 1 जनवरी 2018 यानी 2018 के स्टार्ट पर ही उसकी क्लासिफिकेशन IS-40 में आ रही है फ्रॉम IS-16। सो वेयर हाउस कॉस्ट मॉडल पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बेशक, लेकिन जब आप उसे IS-40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो फिर आपको उसकी रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है, और उस रिवैल्यूएशन का में जो गेन अगर आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेकर जाना होता है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लेकर जाना होता है, यानी IS-16 के मुताबिक ही आपको रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना पड़ता है। बाद में IS-40 स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अप्लाई करेंगे, देयर वुड बी नो डेप्रिसिएशन, जस्ट यू वुड रिकॉर्ड द रेंट इनकम, और फेयर वैल्यू पर जो गेन और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो इनिशियली दी हुई हैं, तो जस्ट बिफोर reclassification as investment property it was at 80 million और रिमेनिंग लाइफ 16 ईयर्स थी। सो 80 मिलियन से 104 पर लेकर जाएंगे, फिर 104 से 96 पर, और 96 से 115 पर। जो 96 और 115 पर जाने का इम्पैक्ट होगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्लासिफिकेशन के टाइम पर जो इम्पैक्ट होगा वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। तो इसकी भी एक ब्रीफ वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने दो कॉलम स्टैब्लिश कर लिए हैं। 1 जनवरी 2018 को बिफोर क्लासिफिकेशन जब एसेट I-16 के मुताबिक शो हो रहा था तो दैट अमाउंट वाज 80 मिलियन। अब हम उसकी 1 जनवरी को आफ्टर क्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो उसको रिकॉर्ड करेंगे दैट वुड बी एट 104 मिलियन। सो बेसिकली एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन आ जाता है जो हमने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा बनेगा, और वो है 24। सो 24 की अमाउंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जाएगी। अब ऑनवर्ड हम IS-40 स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो है हम वैल्यू देखते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ 96। अब ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं 104 से 96, तो इट मीन्स के हमारे पास 8 का लॉस आ रहा है। ये लॉस हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। उसके अलावा जो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्योंकि हम ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन अर्निंग में, तो उसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा रिटेन अर्निंग में ओवर 16 ईयर्स लाइफ, दैट वुड बी 1.5। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम होकर 22.5 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर हमें जो है रिपीट करना पड़ेगा 2019 के लिए। तो हम फेयर वैल्यू गेन और लॉस लिखेंगे, हम ट्रांसफ़र टू रिटर्निंग को रिकॉर्ड करेंगे, और हमारे पास 31 दिसंबर 2019 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें फेयर वैल्यू दी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एट 31 दिसंबर 2019 दैट इज़ 115। दैट शोज़ कि अब हमें 19 का गेन जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना है, और दूसरी तरफ जो ट्रांसफ़र टू रिटर्निंग है वो ओवर 16 ईयर्स के हिसाब से 1.5 का हो जाएगा। तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 21 का रह जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और सबसे पहले हम फेयर वैल्यू का जो गेन और लॉस है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 8 का लॉस हुआ था और फिर 19 का गेन हुआ था। तो फेयर वैल्यू गेन और लॉस इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लास्ट ईयर 8 का लॉस और 2019 में 19 का गेन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें रेंट इनकम भी रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर रेंट इनकम गिवन नहीं है तो उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन एज अ जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट कि अगर रेंट इनकम गिवन होती तो उसको भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते, फिर इवन रेंट का अगर कोई अप्रूवल या प्रीपेमेंट होती तो उसको भी अकॉर्डिंगली कंसीडर करते।
अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया है जब हमने क्लासिफिकेशन की है वेयर हाउस के ऊपर। सो दैट अमाउंट इज गिवन एज 24 मिलियन। तो इसको भी हम अपने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में मेंशन कर देंगे। ये 2018 में राइज हुई थी तो वहाँ हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमें अपनी नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करना है। सो हमारे पास वो वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है, हमने भी कैलकुलेट किया 96 एंड 150। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी देखेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 2018 के एंड पे 22.5 और 2019 के एंड पर 21 का है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, वो भी कंप्लीट हो गई और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी हमारे डेवलप हो गए। So that's all for today. Have a good day.